हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। जैसे जैसे ये मंथ खत्म हो रहा है, फाइनल एग्जाम्स की डेट बहुत नजदीक आती जा रही है। और फाइनल एग्जाम का नाम सुनते ही मन में थोड़ा सा डर आता है, पर जब शिल्पा मैम है साथ तो डर की क्या बात। तो बने रहिए हर वीडियो में मेरे साथ एंड तक, ताकि कोई कंसेप्ट छूटे ना, एंड यू मे रॉक योर एग्जाम और यू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, कि मैम भी कहे क्या बात है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर वाटर फ्रॉम आवर ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास 7। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, पहली चीज आती है वाटर साइकिल। क्या आपको पता है जब धरती का जन्म हुआ था और अब तक धरती में उतना ही पानी है जितना कि तब था? ये कौन पॉसिबल करता है? इट हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू दी वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। सो आज जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। और दूसरा नाम वाटर साइकिल का क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो याद रखिएगा, वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब वाटर साइकिल का शुरुआत कहाँ से होती है? द फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने पिछले वीडियो में जाना, इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू वाटर वेपर। एंड व्हाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। So please याद रखिए, the first process, evaporation, the water gets evaporated not only from the water bodies, even the water gets evaporated from the plants through transpiration. आप सबने साइंस में ट्रांसपिरेशन भी पढ़ा है. So water is added to the atmosphere through evaporation and transpiration because of the heat of the sun. Then what happened? अब water vapor में convert हो गया. उसके बाद क्या? What's next? Next is the condensation, means conversion of the water vapors into water droplets. Thus formation of the clouds. So slowly जब water की amount बढ़ती जाती है cloud में, cloud becomes heavy and heavier. And at one point of time जब cloud एक और पानी hold नहीं कर सकता, so it brings that water back to the surface of the earth in the form of precipitation. हमने precipitation भी सीखा है पिछले वीडियो में, the coming down of the water. That could be in the form of solid state, that means snow or flake or hailstones, or in the form of rainfall as a liquid form of water. So when this water reaches the surface of the earth, if it falls on these mountains, means as a form of snow, the snow will also finally melt because of the temperature, because of the heat of the sun. And even the water which is on the surface, जो already surface पे है, वो तो flow करेगा ही. अब ये पानी जाएगा कहाँ? कुछ पानी तो धरती में seep in हो जाएगा, which is known as the infiltration of the groundwater. Infiltration का मतलब धरती में enter कर जाना. जो water cycle, जो हम underground water की बात करते हैं, आपने वाटर टेबल भी पढ़ा होगा साइंस में। जब हम हैंडपंप से पानी बाहर निकालते हैं या मोटर चलाते हैं, तो पानी, कौन सा पानी बाहर आता है? दैट इज द अंडरग्राउंड वाटर ओनली। अब वो वाटर भी तो फ्लो कर रहा है धरती के नीचे जहाँ ग्राउंड वाटर है। सो दैट वाटर इज ऑल्सो टेकन अप बाय द प्लांट्स, बिकॉज वी नो द प्लांट्स प्रिपेयर फूड, एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड दे नीड वाटर एज वेल। सो दिस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इज टेकन अप बाय द प्लांट्स। और फिर से वो साइकिल शुरू, पौधों ने पानी लिया, खाना बनाया, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर को दे दिया। और जो पानी ऑलरेडी सरफेस पे है वो तो इवेपोरेट होगा बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल। आई होप दिस वाटर साइकिल इज क्लियर। सो evaporation can be from the water body or transpiration from the plants. Then formation of clouds. When clouds become heavier, they come down in the form of the snow or rain, means the water droplets. And when that water again gets evaporated, it again formation of the clouds and precipitation. So this is all about the water cycle. Now after learning about the water cycle, let us learn how much of water is available on the earth. As we have learned in our junior classes that 71% of the earth is covered with water, or in few books it is also mentioned 3/4 of the earth. And because of this much presence of water, the earth is also known as the blue planet or the watery planet. But अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या ये सारा पानी कंजम्पशन के लिए है? मीन्स क्या वो इंसान कंज्यूम कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 97% जो पानी है ऑन दी अर्थ, दैट इज सलाइन। सलाइन का मतलब वो खारा पानी है जो कि फिट नहीं है कंजम्पशन के लिए। सो बचा कितना? सिर्फ 3%। अब इस 3% में भी 2% पानी किस फॉर्म में है? आइस कैप के फॉर्म में, मीन्स फ्रोजन फॉर्म में, जो रेडिली अवेलेबल नहीं है तो फ्रेश, बट इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन। तो जो 1% बचा वो इन सब में बटा हुआ है, राइट? अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 97% पानी सॉल्टी, तो ये सॉल्ट आया कहां से?
सेकेंडली, ये कौन सा सॉल्ट है, हम किस सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो पानी को खारा बनाता है, तो जानते हैं उन सॉल्ट्स के बारे में और वो कैसे पानी में मिले। सो द सॉल्ट प्रेजेंट ऑन इन द ओशन वाटर जो उसे सलाइन बनाता है, खारा बनाता है, वो है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि 77% है टोटल सॉल्ट कंटेंट का। और ये वो सॉल्ट है विच मेक्स आवर फूड टेस्टी, हेल्दी। नाउ दिस सॉल्ट हाउ इट रीचेज द वाटर, हमें पता है जो रॉक्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड दीज मिनरल्स गेट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। वो पानी में घुल जाते हैं जब रिवर क्रॉस होता है उन रॉक से, एंड दैट अल्टीमेटली मेक्स द वाटर सॉल्टी। सो अभी हमने जाना कि कैसे या कितनी मात्रा में डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज में पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है। Then we have learned the types of salts which are available in the ocean water, and lastly we have learned how, from where does this salt comes to the and makes the water salty. So salinity of water or saltiness. So if we have to define it, salinity refers to salt content in water, and if we want to go for the figures that how much salt is available, so it's around 35 gram per 1000 grams. So it's the average salinity of the water on the earth's surface. Now moving to the next topic, so is the salinity same as I asked you on the previous page? No, it is not same. Why? The difference is caused due to the different climatic conditions. So अब हम जानेंगे कि what are the factors which affect the salinity of water from one place to another. So the first factor is rate of evaporation. Now we all know what is evaporation, the conversion of water into water vapor. अब water ही evaporate होगा, salt तो नीचे रह जाएगा। सॉल्ट नीचे रह गया मीन्स जो जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा वहां सॉल्ट कंटेंट ज्यादा, और जहां इवेपोरेशन कम वहां सॉल्ट कंटेंट भी कम, क्योंकि पानी इवेपोरेट होगा सॉल्ट वहीं रह जाएगा, फिर पानी इवेपोरेट होगा सॉल्ट वहीं रह जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर, इफ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, so the salt content would be more. So example, the tropical regions, there the evaporation rate is very high, whereas if we compare it with the polar areas have low salinity because of the less evaporation, because the rays of sun are very very slanting, so rate of evaporation low hai to salinity bhi low hai. So this was the first factor, rate of evaporation. The second factor which affect the salinity of water is the amount of fresh water that is added to the ocean or the sea. अब फ्रेश वाटर दो वे में ऐड हो सकता है, या तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे या फिर रिवर वाटर ऐड होगा। सो जहां भी ये दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, वहां कैसा पानी होगा? लो सैलिनिटी का। क्योंकि अगर आपसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, कभी आपने एक गिलास शिकंजी बनाई, गलती है नमक ज़्यादा डल गया, तो मम्मी ने क्या बोला, कोई बात नहीं, एक गिलास पानी और डाल लिया, थोड़ा पानी ऐड कर ले, सॉल्ट जो उसकी सैलिनिटी है वो बराबर हो जाएगी। सेम हैपन इन दी ओशन वाटर ऑल्सो, द एरिया वेयर फ्रेश वाटर गेट्स एडेड, तो वहां पे कैसा होगा? सैलिनिटी लो होगी। सो आई होप ये समझ में आ रहा है। जहां भी फ्रेश वाटर ऐड हुआ सैलिनिटी लो, जैसे कि जहां भी रिवर्स मिल रही हैं ओशन वाटर के साथ, सी के साथ, देयर सैलिनिटी लेवल वुड बी लो। द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भी आप सबको पता है, कमिंग डाउन ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस। सो वेयर हेवी रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी, सॉल्ट डाइल्यूट हो जाएगा, और सॉल्ट डाइल्यूट हुआ मीन सैलिनिटी लो, और जहां पे रेनफॉल कम, तो वहां पर salinity would be high. So please remember, so if heavy rainfall, salt gets diluted, so salinity would be low. So if heavy rainfall, low salinity; if scanty means less rainfall, salinity would be high. Now in the equatorial regions, although a lot of evaporation takes place, but side by side precipitation is also heavy, बहुत heavy rainfall होती है. So this maintains the salinity of the ocean water of that particular area. So these were three factors. One is the rate of evaporation, evaporation ज़्यादा, salinity ज़्यादा. Second was the adding of the fresh water. So जहाँ पे fresh water मिल रहा है वहाँ salinity low होगी. Third, precipitation. Again fresh water add हो रहा है through rainfall, so salinity would be low. The fourth and the last factor is the enclosed sea. अगर ऐसी कोई sea है, मतलब sea means salty water है, but it is enclosed means वहाँ fresh water का जो flow है नहीं है, so obviously the salinity level would be high. आप सबने डेड सी के बारे में सुना होगा। डेड सी का सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि वहां कुछ भी सिंक नहीं होता, सब फ्लोट करता है। सो स्विमर्स भी वहां पर फ्लोट करेंगे, नो वन वुड सिंक बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। पानी बहुत डेंस है बिकॉज ऑफ द हाई सॉल्ट कंटेंट। एंड वेयर एज इफ इट इज अ ओपन सी मीन्स जहां पर
फ्रेश वाटर का इनफ्लो हो रहा है, फ्रेश वाटर फ्लो होगा, सैलिनिटी लो होगी, और जो एनक्लोज सी है वहां सैलिनिटी हाई होगी। आप डेड सी का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? So these are the 4 factors which affect the salinity of the ocean water. Now after learning the salinity of ocean water, let us learn the temperature of ocean water. Ocean water का temperature 3 factors पे affect करता है। पहला place, कि वो पानी मीन्स किस पार्ट ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं, या फिर समय, या फिर डेप्थ मीन्स कितनी गहराई में वो पानी है। बट ये टेम्परेचर अफेक्ट कौन करता है? हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करी, ऐसे ही ओशन वाटर के टेम्परेचर की बात, पर दोनों को हीट पहुंचाता कौन है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द सन. So sun is that source which gives heat to the air, which gives heat to the ocean water, and this heat is very very essential to maintain the various weather phenomena. So अब जानते हैं कैसे प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड डेप्थ से ओशन वाटर की टेम्परेचर में राइज या फॉल या फिर उसकी मूवमेंट में अफेक्ट होता है। सो द फर्स्ट इज प्लेस और लैटिट्यूड। जितना लोअर लैटिट्यूड या इक्वेटर के पास उतना ही हॉट, क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ सन। आप याद रखिए हमने क्लाइमेटिक जोन का डायग्राम भी किया था, हमने डिस्कस किया था कि जहां पे डायरेक्ट हीट ऑफ सन, डायरेक्ट रेज है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा। सो वहां वाटर बॉडी है या लैंड मास है, वहां का टेम्परेचर हाई ही होगा। सो द फर्स्ट फैक्टर इज अ प्लेस और लैटिट्यूड, मीन्स लोअर द लैटिट्यूड या नियर द इक्वेटर इट वुड बी हॉट, और अगर इक्वेटर पे तो इट वुड बी हॉटेस्ट, whereas वाइस वर्सा अगर हायर लैटिट्यूड या पोल्स के पास, सो इट वुड बी कोल्ड या कोल्डेस्ट। सो फर्स्ट फैक्टर क्लियर। सेकेंड फैक्टर टाइम। अब दिन या रात का टेम्परेचर में फर्क होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सन लाइट और एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एंड सेकेंड इज द डिफरेंस ऑफ द सीजन, समर्स और विंटर्स में भी ओशन वाटर के टेम्परेचर में फर्क होगा। देन द थर्ड फैक्टर द डेप्थ, मीन्स कितनी गहराई। अगर हम ओशन वाटर के सरफेस की बात करें, सी सरफेस, सो देयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हीट ऑफ सन, सो टेम्परेचर वुड बी हायर, इट कैन रीच अप टू 30 डिग्री। एंड अगर हम जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे टेम्परेचर फॉल होता जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट ऑफ सन, सो टेम्परेचर मे इवन फॉल अप टू -1 डिग्री। सो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। सो द फर्स्ट इज द प्लेस टू प्लेस, मीन्स लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, सेकेंड टाइम, और थर्ड डेप्थ। अब अगला टॉपिक है जो हमने क्लास 6 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अबाउट द ओशंस, नेम ऑफ द ओशंस। सो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूं। वी नो देयर आर 5 ओशंस, वन इज द न्यूली फॉर्म्ड ओशन, सो पैसिफिक, Atlantic, Indian, Arctic and the Southern Ocean, also known as the Antarctic Ocean. Now coming to another very important topic, importance of ocean. मैं वीडियो की शुरुआत से ओशन 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 की बात कर रही हूँ, बट ओशन के फायदे क्या हैं? Why it is important to us as human being and even for the flora and fauna of the earth. So the first and very important is the water cycle, which we learned in the beginning of the video. Water cycle which replenish the water in the atmosphere. Second, means of transport. Now we know that water transport was the first means of transport which was used by the human being. So travelers and the traders, they used to cross the seas and ocean to go from one country to another. And till date it has been serving a very important means of transport for transporting heavy cargoes and the heavy goods, bulky goods. Third is the regulating climate. अब हमें पता है कि climate is affected by the temperature, by the latitude, by the altitude, but and one factor जो climate को affect करता है वो है distance from sea. So the places which are near the coastal areas, they have moderate climate. Moderate means ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत गर्म, because it maintains the temperature of that area because of the presence of the water vapor in the air. Next is source of minerals. Now here I am talking about 2 minerals. एक जो हमारे किचन में काम आता है, the common salt, and दूसरा जिससे हमारे vehicles, हमारी मशीनरी चलती है, that is the crude oil. So both of these minerals are available from the ocean. Next is home to marine life. Now it has been said that इतनी variety है, इतने ज़्यादा species हैं flora fauna के, plants animals के, जो अभी तक undiscovered हैं. So ऐसे ही बहुत सारे species पानी की सतह के नीचे, means ocean water में है. So it's a home to a variety of flora and fauna. Next is source of livelihood. So it's a source of livelihood for those people who are dependent on sea for their daily earning. It could be the fishermen जो seafood पे dependent हैं, या फिर the people those who are directly or indirectly engaged in the water transport. And next is source of energy.
हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी की। इट इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा खर्च नहीं होता, खर्च होता है इंस्टॉलेशन में बट कोई पोल्यूशन नहीं होता, हम सालों साल इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द ओशन। सो दिस वॉज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। क्या ये ओशन वाटर शांत रहता है? क्या हमारा मन कभी शांत रहा है? नहीं, कभी नहीं रहता है। सोते समय भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, कल क्या करना है, ऐसा किया वैसा किया, दिन भर के थॉट प्रोसेसेस। तो इसे शांत करने के लिए हमें क्या करना है? मेडिटेशन, अनुलोम विलोम। बट ओशन वाटर को हम शांत नहीं कर सकते। इट नेवर रिमेन्स स्टिल, इट इज रेस्टलेस, इट इज ऑलवेज इन मोशन। अब वो मोशन वर्टिकल हो सकती है और वो मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। सो आज हम ये भी जानेंगे कि ओशन की जो ओशन वाटर की मूवमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कौन सी है, क्यों होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। So the movement of ocean water depends on 5 factors. So the first factor is Earth's rotation. आप सोचिए अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो बहुत सारी मूवमेंट्स रुक जाती। So उनमें से एक मूवमेंट है ओशन वाटर की। So the first is the Earth's rotation is responsible for the movement of the ocean water. Second is effect of planetary winds. आपको याद है planetary winds? जब मैंने चैप्टर टॉपिक विंड सिस्टम पढ़ाया था, आई डिस्कस इन डिटेल द विंड्स विच मूव थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दीज विंड्स ऑल्सो अफेक्ट, बिकॉज हमने जाना था कि जो विंड है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जब विंड मूव करेगी और अगर वो पानी के ऊपर से मूव करेगी वो पानी में भी मूवमेंट पैदा करेगी। देन द थर्ड इज एंडोजेनिक मूवमेंट। ये भी हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज में। एंडोजेनिक आर दोज मूवमेंट्स विच take place below the surface of the earth, and वो movement क्यों हो रही है? Because of the movement of the tectonic plates. So these movements also affect the water which is above them. Next is again very important, difference in temperature, क्योंकि हमें पता है कि the movement, the convection current, why it happens? Because of the difference of the temperature. And the last and again very important, the salinity, means the saltiness of water. So these 5 factors, they affect the movement of the ocean water. So let us quickly revise. First is the Earth's rotation, second is the effect of the planetary winds, then endogenic movement, difference in temperature and salinity. So अब जानते हैं वो कौन कौन सी मूवमेंट है जो कि जिनके बारे में हमने अभी अभी बात करी, which are affected by these 5 factors. So the 3 movements about which we are going to study, one is the waves, जिन्हें हम लहरें कहते हैं, ocean current and the tide. अब इनमें से कुछ है हॉरिजॉन्टल और कुछ है वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कौन कौन सी हैं? वेव्स एंड द ओशन करंट्स, और ओशन करंट्स वर्टिकल भी हैं, और टाइड्स दे आर वर्टिकल मूवमेंट्स। सो आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में इन डिटेल। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। वीडियो देखिए, अपने डाउट पूछिए और प्लीज मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।